तो दोस्तों आज की वीडियो देखने वाला है हम हमारे धातु अधातु चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो हम इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम जो इसके 3 अंक 4 अंक और अतिरिक्त प्रश्न जो देखेंगे। सबसे पहला जो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप टिक लगाइए। भर्जन से आप क्या समझते हैं, निस्तापन से आप क्या समझते हैं। दोनों प्रश्न काफ़ी सिंपल है, परिभाषा में कुछ नहीं करना है। सल्फाइड है एक में और एक में है कार्बोनेट। बस आपको दोनों को याद रख लेना है कि भर्जन वाले में आपका सल्फाइड है और निस्तापन में आपका कार्बोनेट है। अब इसकी परिभाषा कैसे बनती है, जैसे आपको एग्जाम में पूछा गया भर्जन के बारे में बताइए या भर्जन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको बस लिख देना है जब सल्फाइड अयस्क को, ठीक है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, तो ये क्या करता है, उसी के संबंधित धातु के अयस्क में धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम कहते हैं भर्जन। उसी से रिलेटेड परिभाषा कार्बोनेट की। ठीक है, कार्बोनेट को जब वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो उससे संबंधित धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसे कहते हैं निस्तापन। ठीक है, दोनों की परिभाषा काफ़ी सिंपल है दोस्तों, एक दो बार आप पढ़िए, आपको जो है बिल्कुल ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो दो टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं आपके, भर्जन और निस्तापन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इन्हें काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अगला आपका एनोड पंख। एनोड पंख क्या होता है दोस्तों, जब धातुओं का विद्युत अपघटनी परिष्करण शोधन किया जाता है। ठीक है, नाम आप पकड़िए, विद्युत अपघटनी परिष्करण शोधन। अब आप सोच रहे होगे ये क्या चीज़ है, तो जैसे मान लीजिए एक हम जार ले लेते हैं जिसमें जो आपकी दो धातुओं के जो है रॉड डली हुई होती है। ठीक है, एक रहती है आपकी अशुद्ध धातु, एक रहती है शुद्ध धातु, और हम क्या करते हैं, इनको बिजली से कनेक्ट कर देते हैं दोनों को। एक को प्लस से करते हैं, जो अशुद्ध है उनको प्लस से, जो शुद्ध है उसको माइनस से। तो ये होता है आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि किसी धातु का जब विद्युत अपघटनी परिष्करण शोधन किया जाता है तो अशुद्ध धातु होती है, अशुद्ध एनोड। ठीक है, विद्युत अपघटन घुल जाता है। तो मैंने आपको बताया था एक शुद्ध लेंगे एक अशुद्ध लेंगे, यहाँ का शुद्ध लेंगे उस बकेट में और यहाँ का जो क्या लेंगे, अशुद्ध लेंगे। तो जो अशुद्ध जो इसको कहते हैं एनोड, यानी हम प्लस को एनोड कहते हैं, आप सभी को बताएं। तो अशुद्ध जो एनोड है वो इस जार में घुल जाएगा। ठीक है, और जो शुद्ध एनोड है वो इससे चिपक जाएगा। ठीक है, जैसे आपके आप देखिए अशुद्ध अपघटन घुल जाता है, उसमें उपस्थित जो अशुद्धियाँ है वो तली में एकत्रित हो जाएगी। ठीक है, जो अशुद्धियाँ है वो यहाँ पर एकत्रित हो जाएगी और जो एनोड है वो पूरे विलेन में अपघट्टे में घुल जाएगा। इसे हम कहते हैं एनोड पंख। ठीक है, जो आपका जो नीचे जो मटेरियल जो एकत्रित हो रहा है, अशुद्धियाँ जो एकत्रित हो रही है, उसे हम कहते हैं एनोड पंख। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, ये याद करने में थोड़ी दिक्कत देगा, लेकिन आपको धीरे धीरे से ये जो ये है याद हो जाएगा। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, रटिएगा मत। ठीक है, अपरूपता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो अपरूप क्या है दोस्तों, जब कोई तत्व है और वो प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जा रहा है तो इसे हम कहते हैं अपरूपता। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, कोई तत्व है और प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो उसे हम कहते हैं अपरूपता। अब इसके भी कुछ टर्म्स है, कंडीशन है, जिसमें क्या होते हैं, उसके भौतिक गुण समान होते हैं लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, असमान होते हैं। ठीक है, तो जैसे अब देखिए यहाँ पर आपको आगे पूछा है कार्बन के दो अपरूपों के नाम बताए, तो कार्बन के दो अपरूप है दोस्तों, जो ग्रेफाइट और डायमंड आपका। ठीक है, अगला आप यशद लेपन को छोड़ दीजिए, इसको हम आगे देखेंगे। अब आगे कहाँ पर देखेंगे मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, अमलगम, इसको भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको भी हम जो है आगे देखेंगे। अगला आता है आपका थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, वे धातु विस्थापित अभिक्रिया। ठीक है, वे धातु विस्थापन अभिक्रिया जिसमें अधिक मात्रा में क्या होती है दोस्तों, ऊष्मा निकलती है, विस्थापित धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। यानी धातु की वह विस्थापन अभिक्रिया जिसमें जो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकल रही है और जो धातु है भाई वो जो है क्या हो रही है, गलित अवस्था में पाई जा रही है, इसे हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा। आप देखते हैं मिश्रासु। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मिश्रासु क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दो धातु है और आप उनको समान मात्रा में मिलाकर एक नई धातु बनाते हो तो इसे हम कहते हैं मिश्रासु। इसकी परिभाषा अगर आपको पूछा जाए तो आपको लिखना है दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एक धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्रासु कहते हैं। ठीक है, अगला था आपका आघातवर्धनीयता तन्यता। ठीक है, आघातवर्धनीय तो दोस्तों क्या होता है, जैसे आपके पास कोई धातु है और आप जो उसको पीट कर जो है बड़ा कर देते हैं, यानी उसको आघात पहुंचाकर बढ़ा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं आघातवर्धनीयता। और जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई तार है और उस तार को आप लंबा करके बड़ा कर देते हैं, इसे हम कहते हैं तन्यता। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप इसकी परिभाषा देखिएगा तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। आघातवर्धनीय परिभाषा है वे धातु जो पिटने पर पतली चादर के रूप में फैल जाती है, आघातवर्धनीय कहलाती है। और तन्यता की परिभाषा वे धातु जिनके तार खींचे जा सकते हैं, तन्य कहलाती है। ठीक है, अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों सोडियम क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसे हम किसमें, केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। बस इतनी सी परिभाषा है इसकी। अगला आपका आयनिक यौगिक को उच्च गलनांक क्यों होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका भी काफ़ी सिंपल सा है, जो आयनिक यौगिक जो होते हैं उसमें अंतर आयनिक आकर्षण बल ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसको तोड़ने के लिए इनके गलनांक उच्च होते हैं। बस इतना सिंपल सा आंसर है दोस्तों इसका। अगला आता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लगाइए 16वां, कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, और इनके दो
उभयधर्मी ऑक्साइडों के हमको यहाँ पर नाम भी बताने। तो उभयधर्मी ऑक्साइड दोस्तों सिंपल सी परिभाषा बताऊँ, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करे वो होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। नाम से समझ भी उभयधर्मी यानी बीच की चीज़ को हमें इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि वो अम्लीय क्षार के दोनों गुणों को प्रदर्शित करता है वो ऑक्साइड, वही अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, ठीक है। दो आपको यहाँ पर लिख देना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे आप टिक लगाइए, लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने एक ऊपर क्वेश्चन छोड़ा था, यहाँ पर देखिए यशद लेपन, क्रोमियम लेपन लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने ऊपर एक छोड़ा था दोस्तों, वो भी इसी का है, ठीक है। यशद लेपन, देखिए यशद लेपन वापस यहाँ पर आ गया, और अमलगम, ठीक है, ये इसी के पार्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को याद कर लेते हो तो आपके वो टॉपिक भी जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लोहे को जंग से बचाने के उपाय है सबसे पहला यशद लेपन। यशद लेपन में क्या होता है दोस्तों, आप लेपन से रखिए, इस पर लेप चढ़ा देते हैं हम, जस्ते का जो है इस पर लेप चढ़ा देते हैं। दूसरा क्रोमियम लेपन, इसमें क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं। तीसरा आप लिख सकते हैं पेंट लगाकर, ठीक है। लोहे को जंग से बचाने के उपाय बताए हैं, तो आप ग्रीस तेल भी लगा सकते हैं, जंग भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला आप क्वेश्चन लगाइए, तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के जो रस होता है उससे साफ करते हैं, आपने अवश्य देखा होगा, तो खट्टे पदार्थ साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका है आंसर आपका, जो तांबे और बर्तन के ऊपर क्या होती है, क्षार के ऑक्साइड की परत जम जाती है, और जो नींबू और जो आपके खट्टे पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या होता है, अम्ल, ठीक है। और जब क्षार के ऑक्साइड की परत है और जब हम उसको अम्ल देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो उदासीन हो जाएगी और वहाँ से हट जाएगी, यही इसका आंसर है दोस्तों। अब इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं, ठीक है। तांबे के ऊपर क्षार के ऑक्साइडों की परत जम जाती है और वो मलिन हो जाते हैं। नींबू बर्तनों में हल्का अम्ल होता है जो क्षारीय परत से अभिक्रिया करके उसको उदासीन कर देता है, हटा देता है, जिससे बर्तन चमकने लगते हैं, इसलिए खट्टे पदार्थों बर्तन को, ठीक है। वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। अगला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर 4 अंक का आया तो ये भी आ सकता है, इसमें से एक धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो इसका आंसर है पारा, ठीक है। पारा जो होती है वो कमरे के ताप पर जो है क्या होती है दोस्तों, द्रव होती है। दूसरा चाकू से काटे जाने वाली धातु, तो यह देखिए सोडियम, ठीक है, जो काफ़ी क्रियाशील भी होती है। अगला आपको ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक तो होते हैं आपकी सिल्वर यानी चांदी होती है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, और ऊष्मा की कुचालक होती है। तो देखिए दोस्तों ऊष्मा की तो सबसे कुचालक होती है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर पूछा गया धातु, तो धातु में आपको लिखना है लेड या मरकरी, ठीक है। अगला आपका परिभाषा दीजिए खनिज की। तो खनिज क्या होते हैं दोस्तों, पृथ्वी से प्राप्त हुए प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते खनिज कहलाते हैं, ठीक है। अयस्क क्या होता है, ऐसे खनिज जिनमें धातुओं को आसानी से निकाला जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। गैंग किसे कहलाते हैं, रेत मिट्टी, जो अयस्क जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं रेत मिट्टी, उसको हम कहते हैं गैंग, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का ये आ रहा है दोस्तों कि धातु अधातु के रासायनिक भौतिक गुणधर्मों में अंतर बताइए, ठीक है। इसमें रासायनिक में दिया है, आपको भौतिक भी कर लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आपको अंतर पूछे जा सकते हैं, या फिर स्पेशली आपको पूछा जाता है, भाई अगले साल पूछा गया था कि भाई धातु के भौतिक गुण बताइए, या फिर आपको अधातु के भौतिक गुण पूछ सकता है, या इन धातु के भौतिक रासायनिक दोनों गुण पूछ सकता है, अधातु के भौतिक रासायनिक दोनों गुण पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको कर लेना है, ठीक है। तो धातु और अधातु में हम छोटी छोटी तरीके जान लेते हैं। ये अपचायक होती है जबकि ये उपचायक होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय होते हैं धातुओं के, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जब ये क्षार है, ठीक है, तो क्या ये अम्लों से अभिक्रिया करेगी, ठीक है, तो आप कहेगी करेगी, तो हम इसमें लिखेंगे कि ये जो है अम्लों से अभिक्रिया करके पराया हाइड्रोजन विस्थापित करती है। अब आप बताइए ये खुद अम्ल है तो क्या ये अम्ल से अभिक्रिया करेगी, नहीं करेगी, तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। वही के वही पर क्वेश्चन को घुमाया जाता है। अब ये क्या है, धनात्मक तत्व है, तो ये है ऋणात्मक तत्व, ठीक है दोस्तों। और इसमें आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कारण बताइए, यहाँ पर काफ़ी रेयर है, ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है। अगला आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण शोधन का चित्र, इसे आप कर लीजिए दोस्तों, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और यहीं पर जो आपका ये चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। लास्ट में सबसे आपका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, 2019 में पूछा गया था, और ये जो है काफ़ी आने की संभावना रखता है। लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय हमने ऊपर पढ़े, और कारण बताइए प्लेटिनम सोना चांदी का आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, तो ये हमने नहीं पढ़ा, मैं इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जो प्लेटियम सोना चांदी जो होता है दोस्तों, क्षीण धातु होती है, मतलब इनको जो है जंग बहुत कम लगता है, ठीक है। ये क्षीण धातु होती है, मतलब ये क्या करती है कि जिनको जंग काफ़ी कम समय में लगता है, ठीक है, इसलिए ये जो आभूषण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। अगला आपका आयनिक यौगिकों को उच्च गलनांक क्यों होते हैं, तो मैंने आपको ऊपर बताया था दोस्तों, क्वेश्चन हमने कर चुके हैं कि आयनिक यौगिकों में जो अंतर आयनिक आकर्षण बल जो होता है काफ़ी अधिक होता है, इसलिए जो उनके गलनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है, अब उसको तोड़ने के लिए दोस्तों तो इनके गलनांक तो उच्च ही होने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए इनके गलनांक क्या होता है, उच्च होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। ये परीक्षा दिन में आप इन प्रश्नों को कीजिए और भरोसा कीजिए, यही इन्हीं प्रश्नों में से अगर परीक्षा दिन में से आता है तो इन्हीं प्रश्नों में से आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।